निकालिए बच्चा। लेसन 6 अर्ली किंगडम्स इन इंडिया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो डिस्कस किया वो क्या क्या, रूलर्स इन द पास्ट, कि किस तरह के वहाँ रूलर्स होते थे, उनके सोर्सेस क्या थे, कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है हमें कहाँ से मिलती है। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें किया यूज ऑफ आयरन, और उसके बाद में इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो किंगडम्स थे, ओके, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें हमने जनपदास, ये पूरा हमने कर लिया था। ओके, तो जनपद तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जन थे, उससे जो लार्ज पार्ट था यानी कि किंगडम्स थे। ओके, तो मैनी जो जन्स है वो आपस में मिल गए और फिर जो नई फॉर्म है वो बनी जिसे हम जनपदास कहते हैं। ओके, अब देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अपना आ रहा है इसमें महाजनपदास। अब मैंने जनपद आपस में कलेक्ट हो गए, मिल गए और एक बड़ा किंगडम बन गया। ओके, जनपदास बिकम मोर इंपोर्टेंट पावरफुल देन द अदर्स एंड वर कॉल्ड महाजनपदास। ओके, तो जनपदास थे वो भी पावरफुल बन गए, उसके अंदर एक ग्रुप बन गया, उसमें कई जनपदास मिक्स हो गए। ओके, और फिर क्या बना, महाजनपदास। ओके, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये जो महाजनपदास थे ये भी 2 टाइप्स के बताए आपको। ओके, कितने टाइप्स के थे, ये 2 टाइप्स के थे। एक तो वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो 2 टाइप्स की थी, फर्स्ट इज रिपब्लिक एंड सेकेंड वाज मोनार्क सिस्टम। तो जो रिपब्लिक थे, जैसे साक्य गणराज्य, साक्य रिपब्लिक, तो उसमें क्या था, उसमें पीपल्स थे, उनका कुछ ग्रुप था। ओके, तो उनको वहां के जो कॉमन पीपल थे वो सिलेक्ट करते थे और वो ही लीडरशिप करते थे, वो गवर्नमेंट चलाते थे। ओके, वो शासन करते थे। नेक्स्ट जो फॉर्म थी वो कौन सी थी, मोनार्की सिस्टम था। उसके अंदर जो किंग रहते हैं, फिर उनके जो सन रहता था, ओके, जो प्रिंस, तो उसमें जो एल्डर सन होता था वो नेक्स्ट किंग बन जाता था। ओके, तो ये मोनार्की सिस्टम था। इसमें जो प्रिंस है वो सक्सेसर रहता था किसका, किंग का। ओके, तो मोस्टली जो उस समय जो किंगडम्स थे उनमें सब में मोनार्की सिस्टम ही था, जैसे मगध वगैरह। ओके, ये भी हमने कर लिया था। अब अपना जो न्यू टॉपिक है वो है टैक्सेस। ओके, टैक्सेस। अब देखिए स्टार्टिंग में जब हमने जो वैदिक एज पढ़ी उसके अंदर तो क्या था, केवल लीडरशिप थी, राजन थे, वो अपनी जो ट्राइब्स थी उनके वो हेड थे। ओके, लीडर थे, और वो केवल अपना जो उनका जो क्षेत्र था, अपना जो रीजन था, ओके, या कम्युनिटी थी, वहां तक ही वो सीमित थे मोस्टली। बट बाद में जो ये है मोस्ट पावरफुल होते गए, और फिर इनके पास में ज्यादा पावर हो गई, ज्यादा आर्मीज हो गई, इनके पास में सोल्जर्स ज्यादा हो गए, इन्होंने अपना एरिया है वो भी काफी एक्सटेंड कर लिया। तो अब इनको गवर्नमेंट चलाने के लिए, डिफरेंट वर्क्स करने के लिए, ओके, और जो मिलिट्री वगैरह है उसको मेंटेन करने के लिए इनको मनी की जरूरत होने लगी। अब ये मनी उनको कहाँ से मिलेगी, तो ये डेफिनेट उनको कॉमन पीपल से मिलेगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रजा थी, जो जनता थी, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस वो लगाने शुरू कर दिए, जिससे कि वहां से अर्निंग हो और वो अपनी स्टेट को या किंगडम को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। जो भी उसमें खर्चे वगैरह होते हैं, सोल्जर्स को पेमेंट करनी है, ओके, और वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करने हैं, तो इसके लिए उनको मनी की जरूरत पड़ी, तो इसलिए उन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। ओके, आई बात समझ में बच्चा? आराध्य, बच्चा आप टाइम से क्लास अटेंड किया करो, क्योंकि अब 10 मिनट्स आप बाद में आए हैं, 10, ओके, 5-6 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में तो मैं कुछ टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब अपना टॉपिक है इसमें टैक्सेस। अब देखिए फोर्टिफिकेशन, फोर्ट वगैरह बनाने पड़ते थे उनको, महल वगैरह बनाने पड़ते थे, उनकी जो चारों तरफ बाउंड्री वगैरह भी बनानी पड़ती थी। ओके, जिससे कि अपनी जो अपना जो किंगडम है या स्टेट है उसको, जो एनिमीज है, जो भी उनके शत्रु, उनके अटैक से बचा सके, उनको सेफ रख सके। इसके अलावा मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज, काफी बड़ी उनकी आर्मीज रहती थी, सोल्जर्स रहते थे। ओके, तो उनको मेंटेन करने के लिए उनको मनी की जरूरत थी, रिक्वायर्ड मनी। These could be
executed and maintained only with a regular flow of money। अब ये सभी कैसे व्यवस्थित हो सकता था कि जब उनके पास रेगुलर फ्लो हो किसकी, मनी की, कि उनके पास मनी आती रहे, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, सोल्जर्स को भी दे सकते हैं, उनको पेमेंट दे सकते हैं या फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जो भी वेलफेयर के जो भी प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज हैं, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए उनके पास में रेगुलर फ्लो होना जरूरी था, किसका, मनी का। Hence the Rajas started collecting regular taxes। इसीलिए अब राजा ने क्या किया, वहां की जो जनता थी, ओके, सामान्य जो नागरिक थे, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ऑफिसर वर अपॉइंटेड बाय द राजाज, और राजा द्वारा क्या किए जाने लगे, जो ऑफिसर्स हैं, ओके, वो अपॉइंट किए जाने लगे, जिससे कि ऑफिसर्स क्या कर सके, वहां के किसानों से और या जो बिजनेसमैन है उनसे, या जो नॉर्मल जो लोग हैं उन सब से क्या कर सके, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस ले सके। तो ये ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए राजा द्वारा, हु कलेक्ट टैक्सेस ऑन हिज बिहाफ। द कलेक्टेड टैक्सेस वर एज फॉलो। अब देखिए उस समय स्टार्टिंग में जो टैक्सेस थे वो कौन कौन से थे, उनके जो नेम थे वो भी डिफरेंट थे, प्रेजेंट में उनके जो नेम है डिफरेंट हो सकते हैं। उस समय के जो भी राजा रहते थे, ओके, तो उनके टाइम में उनके नेम भी अलग रहते थे टैक्सेस के। तो जैसे कि एक था उसमें भागा, BHAGA, तो हिंदी में तो अपन इसको भाग बोल सकते हैं, बाकी भागा बोलते हैं। ओके, ये एक प्रकार का वहां पर टैक्स था, जैसे कि BHA, ओके, ये एक प्रकार का उसमें टैक्स लगाया गया था। ओके, और ये किसके ऊपर लगाया गया था, क्रॉप्स के ऊपर, यानी कि जो भी फार्मर्स है तो अपने जो जगह थी, जमीन थी, खेत थे, उसके अंदर जो फसल उगाते थे, ओके, तो उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, तो उसका कुछ पार्ट उसे राजा को देना पड़ता था। तो अपन इसको भाग बोलते हैं कि उसका इतना पार्ट है, यानी कि भाग है, तो वही चीज है। ओके, तो ये पार्ट उसको टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था। और ये कितना होता था, 1/6। ओके, कितना पार्ट होता था, ये 1/6 होता था, 1/6 ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी फसल हुई है, उसका 1/6 पार्ट, कितना पार्ट, 1/6 पार्ट उसे टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था। ओके, यानी कि 6 से डिवाइड करने से जो है, जैसे इमेजिन कीजिए 18 बोरी हो गई, ओके, गेहूं की, तो इसका 1/6 पार्ट कर देते थे, 1/6 यानी कि 6 3 18, यानी कि उसको ये जो है 3, ओके, ये जो 3 बोरी मान लो, या 18 क्विंटल में से 3 क्विंटल, ये भाग के टैक्स के रूप में राजा को पे करना पड़ता था। ओके, एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स वर कलेक्टेड एज ए फॉर्म ऑफ द टैक्स फ्रॉम हर्डर्स। अब देखिए जो हर्डर्स रहते हैं, तो वो तो हर्डर्स तो क्या करते हैं, जानवर को चराते हैं, उनके पास में भेड़ बकरियां रहती है, या और भी ये एनिमल्स हो सकते हैं, गाय वगैरह। ओके, तो उनके पास में इस तरह से वो प्रोडक्शन होता नहीं फार्मिंग का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उन्हें फिर या तो एनिमल्स या फिर एनिमल प्रोडक्ट जो भी रहते हैं, घी वगैरह होता है, ओके, तो इस तरह, या दूध रहता है, तो इस तरह की जो चीज है वो टैक्स के रूप में पे करनी पड़ती थी। क्राफ्ट्समैन आल्सो पेड द टैक्स बाय वर्किंग फॉर अ डे इन एवरी मंथ फॉर द किंग। अब देखिए जो क्राफ्ट्समैन थे, यानी कि जो हाथ से जो चीजें बनाते थे, ओके, तो उनको भी अपनी जो भी मंथ होता था उसमें से एक दिन का, ओके, उसमें से क्या, एक दिन का जो पेमेंट है वो राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। जितना भी वो मंथली इनकम है, उसमें 1 डे की जो भी इनकम रहती थी, ओके, एवरेज इनकम, तो वो टैक्स के रूप में पे करनी पड़ती थी। राजा कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स। अब देखिए जो हंटर्स वगैरह थे, जो कि जंगलों में रहते थे, वहां से शिकार वगैरह करते थे, या फिर जंगलों से और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, गोंद वगैरह है या शहद है, ओके, हनी जिसे हम बोलते हैं, तो और भी डिफरेंट टाइप्स की उनको चीजें वहां से मिलती थी, तो उसका भी कुछ पार्ट, ओके, उसका भी उनको कुछ पार्ट है वो राजा को टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था। गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड डॉट ट्रेड्स वर आल्सो टैक्सेबल। इसके अलावा जो भी व्यापारी वगैरह थे वो सामान बेचते थे या फिर लोग उसको खरीदते थे, तो उसके बदले में भी उसको टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि प्रेजेंट में अपन कोई चीज खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स वगैरह देना पड़ता है,
ओके, तो यही कंडीशन, यही सिचुएशन, यही सिस्टम पहले भी था। ओके, कि जो भी सामान खरीदते या कोई बेचते तो दोनों पर ही उनको राजा को टैक्स देना पड़ता था। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स के टैक्स थे जो कि लगभग सभी जो भी कम्युनिटी के लोग या डिफरेंट ऑक्यूपेशन करने वाले लोग थे, ओके, तो सभी के ऊपर किसी न किसी तरह का टैक्स लगा हुआ था। क्लियर है बच्चा? आगे भी बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलते थे? भाग। ओके, कि अपनी जो प्रोडक्शन है, ओके, जो भी इनकम है उसका कुछ पार्ट उसको राजा के लिए रखना पड़ता था, राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब नेक्स्ट आ रहा है आपने इसमें इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। ओके, खेती का विकास विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ आयरन टूल्स। ये हमने पढ़ा पिछले लेसन में भी था। कि उस समय आयरन जो टूल्स है उनका यूज काफी होने लग गया था, बिकॉज ये काफी हार्ड रहते थे, मजबूत रहते थे। ओके, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स उससे बनने लगे थे। देयर वाज ए ग्रेट इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। तो उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ। वो सारी चीजें थी कि आयरन से बनी हुई थी, तो उनको खेत वगैरह खोदने में इनमें आसानी होने लगी, तो जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। द आयरन प्लग शेयर्स डिस्प्लेस वुडन प्लग शेयर्स। ओके, यानी प्लगिंग का जो वर्क होता था पहले, वुडन से वो बने हुए इक्विपमेंट रहते थे, ओके, तो उनसे वो वर्क किया जाता था। लेकिन जो लकड़ी से बने हुए रहते थे कमजोर रहते थे, कुछ टाइम बाद वो टूट जाते थे। ओके, इतने मजबूत नहीं रह पाते थे वो। लेकिन जो आयरन से बने हुए जो टूल्स थे, तो उससे उनकी प्लगिंग भी अच्छी होती थी, वो मजबूत होते थे। ओके, तो इस तरह से अब जो वुड से बने हुए जो प्लग थे, अब वो उसकी जगह किसने ले लिए थे? आयरन प्लग शेयर्स ने ले लिए थे। ओके, अब आयरन से बनी हुई चीजें यानी लोहे से बनी हुई चीजें प्लगिंग में यूज होने लग गई थी। नाउ क्ले सॉइल could be done or better by deep plugging due to the stronger plug shares. This brought about a drastic rise in crops production. अब तो ये चीजें यूज होने लगी तो उससे क्रॉप में जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन वो है बढ़ गया। द सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज was the practice of transplanting paddy. ओके, इन दिस मेथड, अब देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ? ट्रांसप्लांटिंग पेडी हुआ। इस मेथड के अंदर क्या था? इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन हेल्दी सैपलिंग वर प्लांटेड इन द फील्ड। अब देखिए ये क्या व्यवस्था थी, ये भी देख लीजिए कि जो किसान फसल उगाते हैं तो उसमें दो मेथड यूज करते हैं। एक तो डायरेक्ट जो खेत रहते हैं उसके अंदर डायरेक्ट बीजों को फैला देना। ओके, तो उससे क्या होता है? जो प्रोडक्शन होता है वो होता है, नॉर्मल सी बात है। और दूसरा मेथड अब क्या यूज किया जाने लगा कि डायरेक्ट खेतों के अंदर वो बीज नहीं फैला के पहले उन बीजों को दूसरी जगह लगाया जाता है, फिर वहां से जब वो छोटे छोटे प्लांट्स में बदल जाते हैं, ओके, वो जब उग जाते हैं तो वहां से फिर उनको उठा के खेत में लगाया जाता है। ओके, तो इससे जो अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट्स होते हैं, ओके, उन्हीं को खेत में लगाया जाता था। तो उसे हम बोलते थे ट्रांसप्लांटिंग पेडी। ओके, तो जो अच्छे जो पौधे थे उनको खेत में वापस लगा दिया जाता था, उस जगह एक जगह से निकाल के वहां पर लगा दिया जाता। उससे जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हुआ, क्वालिटी भी अच्छी हो गई। ओके, प्रोडक्शन जो था वो ज्यादा होने लगा। और इससे जो बीज वगैरह जो खराब बीज रहते हैं जो कि अच्छी फसल नहीं दे पाते उनको भी हटाने में आसानी रही। ओके, तो ये जो मेथड था ये कहलाता था ट्रांसप्लांटिंग पेडी। जैसा आपने देखा होगा अभी भी गांव में, जैसा आपने देखा होगा जो टमाटर है या बैंगन है, ओके, तो इस तरह के जो पौधे हैं पहले एक जगह लगा दिए जाते हैं। ओके, और फिर जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ओके, फिर उनको खेत में लगा दिया जाता है। तो वही सिस्टम होता है ट्रांसप्लांटिंग पेडी। ओके, in this method instead of scattering seeds on the ground, sapling were grown and then healthy sapling। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो सैपलिंग कहलाते हैं। ओके, तो प्लांटेड इन द फील्ड, तो जो हेल्दी सैपलिंग होते हैं उनको खेतों में लगा दिया जाता था वन बाय वन। दिस आल्सो लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इट वाज टफ वर्क एंड डन बाय स्लैम मैन एंड
वुमेन। अब देखिए ये तो काम काफी टफ था, क्योंकि एक एक पौधे को लगाना पड़ता था। पहले उन्हें दूसरी जगह लगाएं, फिर जब वो सेपलिंग बन जाए, यानी कि थोड़े से जब वो बड़े हो जाते हैं, पौधे बन जाते हैं, ओके, फिर उनको वहां से निकाल के खेतों में लगाया जाता था। तो ये वर्क काफी टफ था। तो इसके लिए उस समय जो लोग थे, तो अपने जो गुलाम रहते थे उनके, यानी कि जो दास दासियां ये रहते थे, उन लोगों को उस वर्क में लगा दिया जाता था। या फिर लैंडलेस लेबरर्स थे, जिनके पास खुद की जगह नहीं रहती थी, जमीन नहीं रहती थी, उनके खेत नहीं रहते थे, ओके, तो उनको भी उस काम में लगा दिया जाता था और उसके बदले में उनको पे कर दिया जाता था। जो दास एंड दासी रहते थे उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था, ओके। अब देखिए ये जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स थे उनको क्या कहा जाता था, इसमें अंडरलाइन करना, काम का राज, ओके। तो लैंडलेस लेबरर्स थे, तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय काम का राज। तो काम का राज वाज है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, ओके, यानी कि जिनके पास खुद की जमीन नहीं रहती थी और वो किसी दूसरे की जमीन के अंदर, ओके, काम करते थे, तो उन्हें कहा जाता था काम का राज। क्लियर है बच्चों? इसके बदले में उनको पेमेंट मिलता था। विद दिस मेथड वर्क इंक्रीज। अब देखिए इस मेथड से क्या हुआ, जो वर्क है वो ज्यादा हो गया, बट सो डिड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। लेकिन वर्क तो ज्यादा हो गया, लेकिन प्रोडक्शन जो था क्रॉप्स का वो भी काफी इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन में इसमें काफी बढ़ोतरी हो गई और अच्छी फसलें होने लगी, और उससे जो है वो इनकम भी ज्यादा होने लगी और राजा को टैक्स भी ज्यादा मिलने लगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर समझ में आया? तो इसके अंडरलाइन जरूर करना बच्चों, कामा का राज। तो कौन थे? ये लैंडलेस लेबरर्स थे। नेक्स्ट आ रहा है अपने सोसाइटी। अब देखिए वहां की जो सोसाइटी कैसी थी। तो सोसाइटी में तो आप कोई सा भी देख लीजिए, लगभग एक जैसी मिलती है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं मिलता, ओके। अब देखिए सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ण। उस समय जो सोसाइटी थी वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड थी, ओके। कितने ग्रुप्स में डिवाइड थी? 4 ग्रुप्स में। जिसे क्या कहा जाता था? वर्णास, VARNAS। कितने वर्ण थे? 4। कितने वर्ण थे ये? 4, ओके। 4 वर्ण थे ये हिंदी में, ओके, इसको वाणी कहते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पर थे ये तो कौन थे? ब्राह्मण्स, ओके। एंड सेकेंड नंबर पर कौन थे? क्षत्रियास। इसमें के साइलेंट रहता है, ओके। और नेक्स्ट थे वैश्यस एंड फोर्थ शूद्रास, ओके। अब देखिए सोसाइटी इन 4 वर्ण में डिवाइड थी, ओके, 4 पार्ट में डिवाइड थी जिनको वर्ण कहा गया। तो फर्स्ट और जो हाई क्लास थी, यानी कि जो सबसे अपर मोस्ट क्लास थी, वो थे ब्राह्मण। नेक्स्ट कैटेगरी में आते थे क्षत्रिय, थर्ड पर आते थे वैश्य एंड फोर्थ शूद्रास। इन सबके अपने अपने वर्क उस समय डिफाइन किए गए थे, ओके। अब देखिए इसमें मैं बता देता हूँ, ईच वर्ण वाज असाइंड ए डिफरेंट सेट ऑफ वर्क। हर जो ये थे वर्ण के हर जो पार्ट थे, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनके सबके अपने अपने सेट थे वर्क के, वो उनको करने पड़ते थे। जैसे कि ब्राह्मण्स बिलोंग टू द फर्स्ट वन एंड देयर ड्यूटी वाज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। जो ब्राह्मण थे ये फर्स्ट कैटेगरी में माने जाते थे, और इनका जो मेन वर्क था वो क्या था? स्टडी करना या फिर पढ़ाना, ओके। ये दो इनका वर्क था। इसके अलावा ये जो वेद वगैरह है उनको भी यही पढ़ पाते थे, हर किसी को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस टू रिसीव गिफ्ट्स। इसके अलावा जैसे यज्ञ वगैरह करना है, ओके, आहुति करना है,
और राजाओं से इनसे जो गिफ्ट लेने का जो वर्क है, ओके, काम था, ये सब ब्राह्मणों का रहता था। नेक्स्ट होता है अपने क्षत्रिय। अब क्षत्रिय क्या हो गए, जो सैनिक थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, ओके, ये सेकंड कैटेगरी में आते थे। दे वर द रूलर्स, ओके, और ये रूलर्स भी रहते थे, यानी कि जो ब्राह्मण है ये तो विद्या देने का काम है या वेदों को पढ़ने का काम करते, जो क्षत्रिय है या तो वो राजा रहते थे या फिर सोल्जर्स रहते थे, उनको कहा जाता था क्षत्रिय, ओके। दे फॉट बैटल्स एंड प्रोटेक्टेड पीपल, ये जनता की रक्षा करते थे और ये युद्ध वगैरह में हिस्सा लेते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, ओके। नेक्स्ट था अपने थर्ड में वैश्य, ओके, जिसको विश्व भी कहा जाता था, बिलोंग टू द थर्ड वर्ण। और ये किससे बिलोंग करते थे, ये थर्ड वर्ण से बिलोंग करते थे। इसके अंदर कौन लोग आते थे, जैसे ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स में जो व्यापारी वगैरह हैं, व्यापार करते हैं, ओके, जो जो गुड्स रहते हैं उनको परचेज करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो ये व्यापारी थे। या फिर फार्मर्स हैं या हर्डर्स, हर्डर्स मीन्स क्या होता है, जो जानवर को चराने वाले, ओके, तो ये सब वैश्य की श्रेणी में आते थे, यानी कि थर्ड कैटेगरी में। और जो क्षत्रिय एंड वैश्य है कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस, तो ये भी इस तरह का यज्ञ वगैरह का काम है, आहुति देने का काम है, तो ब्राह्मणों के साथ में ये भी ये वर्क कर सकते थे, इनको भी परमिशन थी। नेक्स्ट आता है अपने फोर्थ नंबर पर शूद्राज, ओके, तो ये सबके लास्ट की जो कैटेगरी थी उसमें माना जाता था, लास्ट वन था ये शूद्राज। अब देखिए इनका क्या काम था, देयर ड्यूटी वाज टू सर्व द अपर थ्री ग्रुप्स, इनका जो मेन वर्क था कि जो अपर जो थ्री ग्रुप्स है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय जो है, तो उनकी सेवा से संबंधित काम करना इनका मेन वर्क था, ओके। इसके अलावा ये देखें, दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी रिचुअल्स, वो कोई भी धार्मिक कार्य में इनमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, इसके अलावा जो वुमेन थी वो भी शूद्र श्रेणी में ही काउंट की जाती थी। बोथ वुमेन एंड शूद्रा वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद, तो जो वुमेन थी, चाहे से वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई सी भी हो, उनको भी जो वेदों को पढ़ने की परमिशन नहीं दी गई थी उस समय, ओके, जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, ओके, स्टार्टिंग की 2500 ईयर्स बिफोर, उस समय की ये कंडीशन है, ओके। हमेशा ऐसा नहीं रहता, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया था, बट जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसमें ये व्यवस्थाएं थी। द वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द बर्थ, और ये बर्थ पर आधारित था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर क्षत्रिय, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम ए क्षत्रिय। अगर किसी, जैसे प्रेजेंट में है, अगर किसी के माता पिता क्षत्रिय हैं तो उनकी संतान भी क्षत्रिय होगी, ओके, तो ये बर्थ पर आधारित थी। कोई शूद्र है तो उनके जो बच्चे हैं वो भी शूद्र ही होते थे। पीपल वो हेल्प परफॉर्म burials and cremations, hunters and gatherers and some craft person were classified as untouchables। अब देखिए, ऐसे लोग जो कि शव को दफनाने का काम करते थे, ओके, तो शवदाह से रिलेटेड वर्क करते थे, या फिर हंटर्स थे यानी शिकारी लोग थे, ओके, जो कि जंगलों में रहते थे, तो ऐसे लोग जो थे उनको अनटचेबल्स माना जाता था उस समय। एनी कॉन्टेक्ट विद दिस पीपल और ग्रुप वाज कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग, तो कोई भी उनसे मतलब कॉन्टेक्ट में नहीं रहते थे, ओके, पॉल्यूट माने जाते थे, तो अनटचेबल से उनसे ज्यादा उनसे कॉन्टेक्ट में नहीं रहते थे, उनको उनसे नहीं बातचीत करते थे और उनको दूर ही रखा जाता था। एज टाइम पास द सिस्टम बिकम हेरिडेटरी एंड रिजिड, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये सिस्टम जो था वो हेरिडेटरी होता गया, यानी कि वंशानुगत होता गया, और कठोर व्यवस्था इसमें शुरू हो गई। द बर्थ बेस्ड वर्णा सिस्टम वाज नॉट लाइकली बाय द लोअर वर्णास, ओके, वर्ण सिस्टम वाज नॉट लाइक्ड बाय द लोअर वर्णास, तो जो लोअर वर्ण के जो लोग थे उनको ये बर्थ बेस्ड जो सिस्टम था वो उनको पसंद नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि इस तरह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। अगर कोई शूद्र है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, बिकॉज उस समय की व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनको स्टडी करना
मना था। तो इस तरह से जो लो कैटेगरी के, जो लो वर्णास के जो लोग थे, उनको ये व्यवस्थाएं पसंद नहीं थी। ओके, कौन सी, जो बर्थ के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो उनको पसंद नहीं था। क्लियर बच्चों? ये नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रेड यानी व्यापार। कुछ पूछना है इसमें ट्रेड से पहले? एनी पॉइंट, कोई डाउट हो? सोसाइटी, एग्रीकल्चर या टैक्सेस के अंदर? और किसी बच्चे को? वेरी नाइस। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड यानी कि व्यापार। अब देखिए उसमें व्यापार की क्या व्यवस्था थी, कौन सा उस समय सिस्टम चलता था, कहाँ पर बिजनेस होता था, ये देखते हैं इसमें। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी played a very important role in the development of trade. अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ मनी यानी कि यहाँ पर बात हो रही है करेंसी की। ओके, तो जब करेंसी का डेवलपमेंट हो गया तो उससे उस समय की जो उस समय का जो ट्रेड था उसको काफी उससे हेल्प मिली, काफी ट्रेड सिस्टम जो था वो काफी डेवलप हुआ। ओके, अर्लियर ट्रेड हैड बीन कैरिड थ्रू बार्टर। ओके, जब करेंसी नहीं थी उससे पहले कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मीन्स क्या होता है? बार्टर सिस्टम मीन्स होता है एक्सचेंज कर लेना, यानी कि उसमें करेंसी तो थी नहीं। अगर किसी पास एक चीज है और उसको चीज चाहिए तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो। अगर किसी को गाय लेनी है और उसके पास गाय नहीं है और उसके पास क्या है, बकरियां हैं, दूसरे के पास में गाय है और उसे बकरी लेनी है, तो वो देख लेते कि उसको बकरियों की जरूरत है और उसको गाय की जरूरत है, तो आपस में बकरियों से और गाय से आपस में उस समय जो भी व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते थे, चेंज। इसी तरह किसी को गेहूं चाहिए, किसी पास चावल है। ओके, तो अगर उसको चावल है और उसको गेहूं चाहिए तो वो देखते थे किसी पास गेहूं है, किसको राइस की जरूरत है, तो इस तरह से वो चीजें चेंज कर लेते थे। ओके, तो ये जो सिस्टम है जिसमें एक वस्तु देके, ओके, एक चीज देके दूसरी चीज ले ली जाती है, उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो जब करेंसी नहीं थी तो उस समय बार्टर सिस्टम था। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ पंचमार्क कॉइन्स मेड सिल्वर एंड कॉपर। अब देखिए स्टार्टिंग में जो करेंसी थी वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थी, यानी कि उसके ऊपर कुछ पंच रहता था, जो भी उस समय के जो किंग रहते थे वहां के पार्टिकुलर एरियाज के, तो उस समय उनका कुछ वहां पर प्रिंट वगैरह रहता था। ओके, उसे पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था। तो उससे पहचान होती थी कि ये करेंसी है उस किंग से बिलोंग करती है। मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, जो कि उस समय सिल्वर और कॉपर की बनी हुई रहती थी। सिल्वर मीन्स यहाँ पर क्या है, चांदी। ओके, लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड। इनलैंड ट्रेड वाज गुड एंड वेल डेवलप्ड। इनलैंड ट्रेड मीन्स होता है जो कि किसी देश या जो भी कंट्री थी उस समय या स्टेट थे, किंगडम थे, उसके केवल अंदर अंदर जो व्यापार होता है, उसकी सीमाओं के जो अंदर जो बिजनेस होता है, दैट इज नॉन एज इनलैंड ट्रेड। ओके, तो उससे कहते हैं इनलैंड ट्रेड। तो उस समय जो इनलैंड ट्रेड था यानी कि आंतरिक सीमाओं के अंदर जो व्यापार होता था वो काफी डेवलप था। गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड एंड सेंट फार एंड वाइड। जो चीजें थी, गुड्स थे, वो ट्रांसपोर्ट होती थी एक जगह से दूसरी जगह। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ए नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस वाज कंस्ट्रक्टेड। अब उस समय रोड्स भी बनने लग गई थी और ब्रिजेस भी बनने लगे थे, पुल वगैरह भी उस समय कंस्ट्रक्टेड थे यानी कि बने हुए थे। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। तो इससे जो व्यापार था वो काफी डेवलप हुआ था। सी रूट्स वर आल्सो यूज्ड बाय द ट्रेडर्स। इसके अलावा अदर पार्ट्स के अंदर भी, यानी अदर कंट्रीज के अंदर भी बिजनेस होता था, उसके अंदर सी रूट उस समय डेवलप था। परफ्यूम्स, आइवरी, आइवरी मीन्स होता है हाथी दांत। ओके, उससे उसमें ऑर्नामेंट्स बनते थे। सिल्क है, मसलिन है,
ये भी एक जो कपड़ा रहता है उसकी एक फॉर्म रहती है मसलिन, ओके। वर द मेन आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, ये उस समय के मेन आर्टिकल्स थे जो कि दूसरे देशों में भी भेजे जाते थे, उनका वहां पर बिजनेस होता था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये सब? इसके बाद में केस स्टडी है, केस स्टडी तो आप सेल्फ करेंगे, ओके। अपना एक चैप्टर फिनिश हुआ, छोटा चैप्टर था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है अभी पूछिए। किसी को कुछ पूछना है इस लेसन में अभी? यस, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, ओके। हिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स आएंगे काफी इंटरेस्टिंग आएंगे, ओके। इसके जो बाद का जो लेसन है अपना राइज ऑफ न्यू आइडियाज एंड रिलीजियस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मोस्ट लेसन है। इसमें हम डिफरेंट जो रिलीजन है, जैसे बौद्ध धर्म है, ओके, बौद्ध धर्म है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैन धर्म है, इसके बारे में। संघ के बारे में, ओके। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, आश्रम है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। वो लेसन भी काफी अच्छा है जिसमें उपनिषद वगैरह भी आएंगे, ओके। जो नेक्स्ट जो लेसन आएगा, लेसन नंबर 7, ये और भी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट लेसन है, ओके। एक्सरसाइज पर आइए, पेज नंबर 43। यस, पेज नंबर 44, ओके। Dash text are the main source of information of this period. बताइए कौन सा टेक्स्ट उस समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? जनाज, अश्वमेध मेधा या फिर वैदिक? वेरी गुड, वैदिक टेक्स्ट, ओके। सी फर्स्ट का है आपके ऑप्शन सी। वैदिक टेक्स्ट होते हैं, बाकी अश्वमेधा टेक्स्ट और जनाज टेक्स्ट ये तो ऐसे भी नहीं होते, ओके। वैदिक टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन यूनिक टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट इज नोन एज PWG, GPW या PGW? आई थिंक पेंटेड ग्रेववेयर, यानी कि PGW, ओके। फुल फॉर्म भी इसमें पूछ सकते हैं, तो आप बताएंगे पेंटेड ग्रेववेयर, ओके। PGW, वेरी गुड, ऑप्शन बी। पेज नंबर 45। The tax on crops was fixed at dash of the total production. तो कितना था ये बताइए, अभी बताया था मैंने। वेरी गुड, 1/6 पार्ट, यानी कि ऑप्शन बी। 1/6 पे करना पड़ता था। लैंडर्स एग्रीकल्चर्स को क्या कहा जाता था? दासाज, दासीज या कामकाराज? वेरी गुड, कामकाराज, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है बच्चा?
नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 48. About 2500 years ago, most of Mahajanpadas were developed in the Dash Valley. यमुना, गंगा या इंडस? बताइए इसका आंसर. इंडस. एक बार और चेक कीजिए. मनीष, ऋतिका, आप चेक करो. यस, गंगा. ओके, क्योंकि जो जनपद, जो जनाब थे वो थे इंडस वैली पर. ओके, महाजनपद तो आगे थे गंगा पर. बी. नेक्स्ट, मोस्ट महाजनपदास हैड अ डैश सिस्टम. कौन सा सिस्टम था? रिपब्लिक, पॉलिटिकल या फिर मोनार्चियल? तो सी, राजतंत्रात्मक. ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था. रिपब्लिक मीन्स गणराज्य, पॉलिटिकल मीन्स राजनीति, और मोनार्चियल मीन्स राजतंत्र. तो उसमें राजतंत्र ही ज्यादा था. क्लियर है? Fill in the blanks first. The society was divided into dash groups called varnas. कितने ग्रुप्स में डिवाइड थी? 4. ओके, लिख दीजिए 4. डैश बिलोंग टू द लास्ट वर्नास. तो लास्ट में कौन बिलोंग करते थे? शूद्राज. ओके, कौन करते थे? शूद्राज. Yes, next question. Wooden plug share was replaced by iron. Iron plug. आयरन टूल्स भी लिख सकते हैं आप, केवल आयरन भी लिख सकते हैं. ओके, इतना लॉन्ग मत लिखना, ओनली आयरन लिखना, या फिर आयरन टूल्स भी चल जाएगा. ओके, नेक्स्ट है डैश वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर. तो सिल्वर एंड कॉपर से क्या बना हुआ रहता था उसमें? जो पंचमार्क थे वो थे. ओके, कॉइन्स. कॉइन्स लिख सकते हैं, करेंसी भी लिख सकते हैं. ओके, तो आपको कॉइन्स लिखेंगे. उस समय जो सिक्के थे वो सिल्वर और उससे बने हुए. मैच द फॉलोइंग. क्षत्रिय, द टेक्स्ट ऑन क्रॉप्स, मगध और जटाका टैल. अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, मैं ऐसे लिख रहा हूं. तो क्षत्रिय कौन सा था? डी. ओके, क्षत्रिय कौन से थे? डी, यानी कि सेकंड वन. द टैक्स ऑन क्रॉप्स, सेकंड का कौन सा था? बाघ. बाघ. ओके, सी. थर्ड है मगध. तो मगध क्या था? एक महाजनपद था, यानी थर्ड का हो गया बी. ओके, थर्ड का बी. एंड फोर्थ है जटाका स्टेज, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है. क्लियर है बच्चे?
फिल कीजिए डी सी बी ए, यानी कि इधर से भी जा सकते हो ए बी सी डी, नीचे से जाएंगे तो, और ऊपर से आएंगे डी सी बी ए। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगा, आप चैप्टर को रीड करना है इसको। ओके, और साथ में लर्न भी करते जाएं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।